नमस्कार। जैसा कि हम लोग की बातें हुई थी, पहले हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे और उसके बाद में बाजार की भी बातें करेंगे। आज से करीब 30 एक साल पहले एक यूनाइटेड ग्रुप हुआ करता था। यूनाइटेड के नाम से दुनिया की कंपनियां थी और उसके बैलेंस शीट अच्छे आते थे और डेटा अच्छा आता था और डिविडेंड भी आता था। तो मैं उस जमाने में उस ग्रुप की कंपनियों का एक बड़ा सपोर्टर बन गया हुआ था। तो मेरे एक मित्र हैं जो क्लाइंट भी थे। वो हरियाणा के किसी गांव के रहने वाले थे और उस गांव के आसपास ही उस यूनाइटेड ग्रुप की कुछ कंपनियों के एड्रेस हुआ करते थे। तो मैंने उनसे कहा, भाई तुम जा रहे हो तो जरा कंपनियों का हालचाल तो देख लो। उसने आया और आकर के उस भाई साहब ने जो कहानी बताई बड़ा मज़ेदार था। बोला, हमारे बगल के गांव में है, हम लोग मॉर्निंग वॉक करने गए वहाँ पे। देखा ये एक बहुत बड़ी ज़मीन है जिसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल है और वहाँ पर एक साइड में यूनाइटेड समथिंग का नाम लिखा हुआ है, दूसरे साइड में यूनाइटेड समथिंग का नाम लिखा हुआ है, यानी चारों कोनों में चार कंपनियां। और अंदर में जब झांका तो कोई भी दरवान नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली सपाट मैदान पड़ा हुआ है। तो उसने आके मेरे से कहा, भाई साहब आपने ये किस कंपनी का नाम मेरे को बता दिया। मैंने कहा चल ठीक है, पहला काम कर कि तू अपने शेयर बेच। और हम लोगों ने एंटायर ग्रुप ने सारे शेयर बेच दिए। आज उस कंपनी का कोई भी शेयर कहीं पर भी जिंदा नहीं है, कोई भी भाव नहीं है। ये घटना 30 साल से ज्यादा पुरानी है। और उसी वक्त एक ओसवाल ग्रुप था। ओसवाल के नाम से कई एक ग्रुप हैं, कई एक कंपनियां हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन उनमें से एक ये भी शानदार कंपनी थी। ये लोग उस वक्त में शेयर का दाम 10 रुपया 20 रुपया हुआ करता था और इसके बैलेंस शीट बड़े अच्छे आते थे। तो मैं इसका भी सपोर्टर बन गया। अपने बंधुओं को मैंने इस शेयर के बारे में कहना शुरू किया, लोगों ने भी इसको खरीदना शुरू किया। हर साल ये राइट देता था, छोटे छोटे राइट। तो 10 का भाव 20, 20 का भाव 40, 40 का भाव 80। उसके बाद में इस कंपनी का, और मैं हमेशा ये करता था कि जब भी राइट आता था मैं राइट तो डबल अप्लाई करता था, पुराना होल्डिंग बेच देता था, यानी अपने पैसे को रिसाइकिल करता था। उसके बाद में उस कंपनी ने 400 समथिंग के भाव में एक राइट निकाला। मेरे को लगा यार ये तो बहुत गड़बड़ है। अभी तक ये छोटा राइट दे रहा था, इतना बड़ा पैसा इसका, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा मैं तो अपने सारे शेयर बेच दूंगा। राइट जो आया, मैं तब लाइन्स रेंज में खड़ा हुआ करता था। तो लाइन्स रेंज में इसके राइट्स के फॉर्म के मैंने ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए। 8 रुपया 9 रुपया 9 रुपया 10 रुपया, बहुत इसके राइट खरीदे और बेचे। एंड ऑफ डे में मैं हमेशा अपना स्टॉक जीरो कर लेता था। मेरे जितने फ्रेंड सर्कल थे सबके राइट बिक गए, मेरे राइट बिक गए। एक पन्नालाल जी थे, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं बेचूंगा जी, मेरे को ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी बात है साहब, आपका पैसा आपकी मर्जी। उसके बाद से ये कंपनी एकदम गायब। अभी है या नहीं है पता नहीं। कुछ साल पहले मैंने एक बार याद आया तो चेकअप किया तो देखा वो कंपनी में 400 करोड़ का लाइबिलिटी से 400 करोड़ का एसेट है। और लाइबिलिटी में बंदों को लोन दे के रखा हुआ। अरे साहब आपने लोन देने के लिए जनता से पैसा लिया था क्या? तो लेकिन उस जमाने में सेबी नहीं थी। हमारे सेबी वाले ताऊ के बारे में अभी किसी ने सोचा नहीं था। तो ये थी उस ग्रुप की कहानी में। जैसा मैंने पहले कहा है,
मुझे पब्लिक से मिलने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है और प्राय मैं कुछ नई चीज़ें सीखता हूँ। मैं दुअनी चौनी लोगों से मिलता हूँ, अठन्नी बरनी से मिलता हूँ और 50 रुपये 100 रुपये वालों से भी मिलता हूँ। ऐसे ही अभी एक पंकज टिबरेवाल साहब हैं, उनसे मिलने का मौका मिला, उनका लेक्चर सुनने का मौका मिला और इससे मेरे को अपने व्यू पॉइंट को रिफाइन करने का भी मौका मिला। ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। जिसके पहले की वीडियो में भी मैं ये बात कर रहा था कि आपको क्या नहीं करना है। मैं पंकज साहब का लिंक आपको दे दूंगा, 1 घंटे का है और एक 5-6 मिनट का है। आपको जो समझ में आए वो आप चाहो तो देख लेना। अब कंपनियों के बारे में मेरे को एक कंपनी बहुत अच्छी लगी खोजते खोजते। इसका ROE, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ 20% या 20% के ऊपर का था। बहुत बढ़िया भाई, डेटा के लिहाज से बहुत बढ़िया, लेकिन वेरीफाई करो। अब गूगल की मेहरबानी से वेरीफाई करना बहुत मुश्किल नहीं रहा। मुझे आसपास के इलाके के बहुत से लोगों के फ़ोन नंबर मिल गए, मैंने उन लोगों से बात किया और उन सब ने बताया कि भाई कंपनी का क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, कितने ट्रक रॉ मटेरियल के रोज आते हैं, कितने ट्रक रॉ मटेरियल के रोज निकलते हैं। ये एक वेरिफिकेशन का सिस्टम था। अब यही है कि उसका प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा ऊंचा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है बाजार थोड़ा नीचे आएगा, तो ये अब मेरे बकेट लिस्ट में है। अब बकेट उलटने से पहले ये लिस्ट पूरा होगा या बाद में, वो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन आज के दिन में ये मेरे बकेट लिस्ट में है। इसका पी थोड़ा हाई है, बाजार में डबल टॉप है। देखते हैं। आज जीडीपी के डेटा है। अब कुछ बाजार की भी बातें हो गया, जीडीपी के डेटा है। अब यहाँ पर जीवीपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये 5.6% है। टैक्स कलेक्शन का ग्रोथ 2.7% का है और ये जीडीपी का ग्रोथ 5.4 बोल रहे हैं। ये डेटा आपस में मैच नहीं करता है, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, अगले 1-2 दिन में सरकार वहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देगी, फिर पता लगेगा, फिर समझ में आएगा। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट पहले दिन, आज के दिन में डेटा आया है, इसमें कुछ तो गड़बड़ दिखाई देता है। अब बाजार की बातों में इधर में 2024 में QIP 1.13 लाख करोड़ का हो चुका है। IPO से 1 लाख करोड़ से ऊपर के आ गए हैं। फिरंगियों ने भी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया और बाजार अभी बहुत ज़्यादा नहीं घटा है। 10% की सीमा अभी भी है, नियर अबाउट है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर इन सब का मतलब ये होता है कि बाजार में मजबूती का कोई कारण अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। नियर अबाउट ट्रिगर्स भी है, दिसंबर जनवरी में नहीं है। जनवरी में ट्रम्प साहब आएंगे, फरवरी में बजट आएगा, तब का सब देखा जाएगा। तब तक तो नया घोड़ा नया मैदान, पता नहीं नदी में कहीं दिख रहा है, इतना पानी बह चुका होगा, ये अभी किसी को नहीं पता है। और एज यूजुअल फिरंगी यहाँ से अपना माल बेच रहे हैं, अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसे मैंने पहले आपको ट्रम्प ट्रेड के नाम से बताया था। अब अदानी जी की बातें, अब इनके केस में यूएसए में एक चार्जशीट फाइल हुआ है कि शुरू होगा, आर्गुमेंट शुरू होंगे, फाइनल पता नहीं कब होगा। लेकिन ये जो आर्गुमेंट होंगे
वो कभी नेगेटिव आर्गुमेंट होंगे, कभी पॉजिटिव आर्गुमेंट होंगे, उसके हिसाब से बाजार में अडानी जी के शेयरों में मूवमेंट होंगे। अब इस टाइप के शेयरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो नहीं कह सकते हैं। अब ये जो है चार्जशीट, ये जो केस फाइल हुआ है, ये कहीं संभवतः एक पॉलिटिकल एक्ट है। कहीं पे तीर, कहीं पे निशाना किसी और को लगाना था। अदानी जी उसके अपना माध्यम बन गए, ये भी हो सकता है। ये मैं सिर्फ जियो पॉलिटिक्स देख करके सोच रहा हूँ। नेचुरली मेरे पास कोई समाचार तो नहीं है, मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, मैं ये सोच रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पब्लिक का अडानी ग्रुप के बारे में कॉमन बिलीफ है, ये उस बिलीफ का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। कॉमन बिलीफ क्या है, मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हो। मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट का शेयर नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास में इससे बेहतर बहुत सारे आइडिया हैं। वो जो एक गाना था ना, तुमसे बेहतर कहने वाले और भी हैं, कुछ इस टाइप का था। अब मैं गाना सुनाने का काम तो नहीं करूँगा था, तो ये एक अभी लगता है कि ये मोर ऑफ पॉलिटिकल मूव है और इसकी कहानी बहुत दिनों तक जाएगी और बाजार को बहुत दिनों तक परेशान करेगी। इसका लॉजिकल कंक्लूजन आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। टिल देन मुझे तो इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे को तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी शेयरें मिलती हैं। एज ए डिस्क्लेमर, मेरे पास में एसीसी है और जो कई एक दशकों से है, और ये चूंकि मेरे पिताश्री के ज़माने से है तो ये एक इमोशनल इशू है। तो एज ए डिस्क्लेमर ये भी बताना कहीं बहुत आवश्यक था। इस बाजार में भी खरीदने और बेचने के सेलेक्टिव अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। मुझे बहुत सारे शेयर बेचने के लायक दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें मैं बेच रहा हूँ, बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो सर्टेनली मैं थोड़ा ज़्यादा अलर्ट हूँ। और यदि आपको इतना माथा नहीं लगाना है तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, और म्यूचुअल फंड में जैसा मैंने पहले कहा, फ्लेक्सी कैप्स बहुत अच्छे हैं। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास में एक मैंडेट होता है, किसी भी सेक्टर में जा सकता है, किसी भी मार्केट कैपिटल में जा सकता है। वो सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद में जो लोग रिस्क अवर्स हैं उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत अच्छा है। ये आपको बैंक एफडी की तुलना में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा। आज की मुलाकात बस यहीं तक। अगली बार फिर किसी नए सब्जेक्ट, फिर किसी नई विचारधारा के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बाय।